हम अपनी डेली लाइफ में अपने चारों तरफ कई तरह के फोर्सेस को देखते हैं, लेकिन ये सभी के सभी फोर्सेस को चार बेसिक फोर्सेस में डिवाइड किया जा सकता है और ये चार फोर्सेस को ही हम फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं। और ये चार फोर्सेस होते हैं ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारे चारों के चारों फोर्सेस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इन्हें कैसे यूनिफाई किया जा सकता है या फिर फिजिक्स में यूनिफिकेशन का महत्व क्या है और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा करेंगे कि यूनिफिकेशन किन किन चीज़ों का अभी तक किया जा चुका है और किन चीज़ों का करना बाकी है। तो हम अपने चारों तरफ जितने भी तरह के फोर्सेस देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पुश, पुल, किसी चीज को उठाना, कैरी करना या लिफ्ट करना या किसी चीज को तोड़ना, डिफॉर्म करना इत्यादि, ये सभी फोर्सेस जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, इनके अलावा ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है। लेकिन ग्रेविटेशन के अलावा ये सारे जितने भी फोर्सेस हैं, इनमें ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता है। जैसे चीज़ों को तोड़ने में या उन्हें डिफॉर्म करने में, उन्हें कैरी करने में, इन सभी चीज़ों के लिए ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों को करने में कौन सा फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हम एक तरह से मान सकते हैं कि बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे ये सभी के सभी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होती हैं। दरअसल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे चारों तरफ है। जैसे मस्कुलर फोर्स, इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस में जो बॉन्ड्स बनते हैं, वो बॉन्ड्स भी इसी फोर्स की वजह से बनते हैं, इसी फोर्स का नतीजा होते हैं। इसके अलावा रस्सियों और वायर्स में लगने वाला टेंसाइल फोर्स, इवन लिक्विड्स में लगने वाला फोर्स ऑफ बॉयंसी या फिर विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन और स्प्रिंग फोर्सेस, ये सभी के सभी फोर्सेस आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर इन्हें फंडामेंटल लेवल पे देखा जाए तो ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होते हैं। उदाहरण के लिए स्प्रिंग फोर्स उस स्प्रिंग में मौजूद एटम्स के बीच में लगने वाले नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स की वजह से जनरेट होता है। और यह नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो एटम्स के अंदर मौजूद चार्ज पार्टिकल्स की वजह से क्रिएट होता है। तो इस तरह से हमारे आसपास मौजूद जो अधिकतर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, वो फंडामेंटल लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। यानी ये सारे के सारे फोर्सेस दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होते हैं और इन्हें हम डिराइव्ड फोर्सेस भी कहते हैं, जो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से डिराइव किए गए हैं। तो इन चारों में से जो सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पूरे यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाया जाने वाला फोर्स है, जो कि हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। दरअसल किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा और हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो बिना मास के हो ही नहीं सकता है, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो मैटर पे हमेशा इस ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है, चाहे वो कितना भी कम मास हो, कितना भी ज्यादा मास हो। तो ग्रेविटेशन एक फंडामेंटल फोर्स है और एक ऐसा फंडामेंटल फोर्स जिसे किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्ट करने के लिए। अगर बाकी तीनों फोर्सेस से इसकी तुलना की जाए तो ये बाकी तीनों फोर्सेस की तुलना में सबसे वीक फोर्स होता है। अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है और उसकी तुलना में ये ग्रेविटेशन 10 टू द पावर 40 टाइम्स वीकर होता है। यानी एक के आगे 40 जीरोस लगा दे, उतना टाइम्स जो है ये वीकर होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशन हमारे डे टू डे लाइफ में काफी कॉमन चीज है। जैसे किसी चीज का किसी सर्टेन हाइट से नीचे की ओर गिरना, यानी अर्थ के सरफेस की ओर अट्रैक्ट होना। इसके अलावा हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, हमारा मून जो है, ये सब हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। हमारा खुद का जो अर्थ है, इंक्लूडिंग बाकी
के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हो, चाहे कॉलेजेस चाहे स्कूल्स या कहीं भी हम इसे ज़रूर पढ़ते हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि ये काफ़ी हद तक काफ़ी एक्यूरेटली जो है मोशन जो होते हैं प्लैनेट्स के अराउंड द सन, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन जो हमारे पूरा यूनिवर्स है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इन सारी की सारी चीज़ों को काफ़ी प्रिसाइजली काफ़ी एक्यूरेसी के साथ ये एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन जो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी है उसे हम काफ़ी स्पेशल केसेस में ही यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक होल्स या कोई भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा मैसिव और डेंस ऑब्जेक्ट है, उसके चारों तरफ जो ग्रेविटेशन है वो कैसे एक्ट करेगा, उस केस में उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था उसे यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम यही न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जनरली यूज़ करते हैं। दूसरा फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके बारे में पूरे डिटेल में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दरअसल चार्ज्ड पार्टिकल्स पे लगने वाला फोर्स होता है और ये दो तरह से एक्ट कर सकता है, जब चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में हो और जब चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हो। जब ये चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो एक्ट करता है और वहां पे कूलम्स लॉ जो है लागू होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, यानी चार्जेस जो है स्टैटिक हैं, रुके हुए हैं। और दूसरे केस में जब यही चार्जेस मूव करने लगते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स ना लग के मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। तो कहीं भी मैग्नेटिज्म जो हम देखते हैं वो दरअसल इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से क्रिएट होता है। तो इस चीज के बारे में काफी पहले ओरेस्टेड और फैराडे के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स में ये वेरीफाई हुआ था कि दरअसल इलेक्ट्रिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिंगल फोर्स के दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो इसके बाद इसे यूनिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा गया। तो यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ इसे ऑब्जर्व करते हैं, ये सारी के सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। हमारी डेली लाइफ में हम अपने आसपास जितने भी फोर्सेस देखते हैं वो दरअसल यही दो मेन फोर्सेस होते हैं, यानी ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बाकी दो फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर स्केल पर, एटॉमिक स्केल पर ही देखे गए हैं, देखे जा सकते हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों फोर्सेस जो हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों मोस्ट ऑफ द मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ उनमें यही फोर्सेस होते हैं। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तुलना में एक ज़्यादा यूनिवर्सल फोर्स है, यानी ज़्यादा लार्ज स्केल पे एग्जिस्ट करने वाला फोर्स है। तो इसका कारण क्या है, इसे हम एक सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक स्टोन है, उसे हमने थ्रो किया या हमने उसे ड्रॉप किया किसी सर्टेन हाइट से, तो वो जो उस पे लगने वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे हमको दिखेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें नहीं दिखता है। इसके पीछे का कारण ये है कि उस स्टोन में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, चाहे वो प्रोटॉन्स हों चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हों, इसके अलावा जो सरफेस है या हमारा अर्थ है उसमें भी जितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, चार्ज पार्टिकल्स, वो सभी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जरूर लगाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस चूंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिल्कुल सेम होते हैं, इसकी वजह से वो सारे के सारे फोर्सेस जो होते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यानी जितना टोटल रिपल्सिव नेचर वाले फोर्सेस होते हैं, यानी सेम चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस, वो इक्वल होते हैं अपोजिट चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस के, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस के। तो ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल कर देते हैं। इसी की वजह से जो डेली लाइफ में हम अपने चारों तरफ ये सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे इस स्टोन के केस में हम देख पा रहे हैं, तो ग्रेविटेशन को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और साथ में इसका एक बहुत बड़ा कारण एक और ये भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, जबकि ग्रेविटेशन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसकी वजह से ग्रेविटेशन जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के,
उन सभी के बीच में लगने वाले जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो ऐड होते चले जाते हैं। चूंकि ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से ग्रेविटेशन भी सम अप होते जाता है, ऐड होते जाता है। लेकिन दूसरी ओर चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का, इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ ऐड तो होते हैं, मींस टोटल रिपल्सिव फोर्स तो ऐड होते हैं और साथ में टोटल जो अट्रैक्टिव नेचर के फोर्सेस होते हैं वो भी आपस में जुड़ते हैं। लेकिन जब ये दोनों आपस में ऐड होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसी की वजह से यही एक कारण है कि ग्रेविटेशन हमें अपने चारों तरफ दिख सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन इन दोनों के आपस में जो कोरिलेशन है इसे हम एक काफ़ी दिलचस्प, काफ़ी इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशन। और अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। अब इसका भी जो है डेली लाइफ में एक काफ़ी हम कह सकते हैं अच्छा यूज़ है। अगर ऐसा नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए करनी इम्पॉसिबल हो जाती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बुक को लिफ्ट करते हैं तो हम दरअसल उसके द्वारा जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नीचे की ओर लग रहा है उसे हम काउंटर कर रहे हैं, उसे हम बैलेंस कर रहे हैं, और बैलेंस करके हम जो है एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं। अब वो नॉर्मल फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है वो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो कि हमारे हाथ में मौजूद जितने भी एटम्स में चार्ज पार्टिकल्स हैं और उस बुक में मौजूद जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके आपस में बीच में लगने वाला नेट इंटरेक्शन है, जो कि अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर का है। तो इसकी वजह से ही वो बैलेंस रह पाता है, मतलब जितना ओवरऑल नॉर्मल फोर्स हम लगा रहे हैं वो काउंटर कर रहा है उस ग्रेविटेशन को, इसकी वजह से ही वो बैलेंस रह पाता है। अब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता ग्रेविटेशन से, तो दुनिया का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी हो वो भी एक हल्के से हल्के चीज़ को भी लिफ्ट नहीं कर पाता, उठा नहीं पाता। और जैसे मान लेते हैं कि कोई फेदर है या मतलब कोई पंख का टुकड़ा है या कोई कागज है, काफ़ी हल्की सी भी चीज़ है, उसे भी हम लिफ्ट नहीं कर पाते अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशन। तीसरा फंडामेंटल फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियर रीजन में, न्यूक्लियर स्केल पर एग्जिस्ट करने वाला फोर्स है। अब ये फोर्स जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऑब्जर्व जो है डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को डायरेक्टली देखना जो है इम्पॉसिबल है। तो इस फोर्स को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, क्योंकि वो सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं, सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो अब ऐसा क्या चीज़ है जो कि उनको उस न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखा है? अगर वो सेम चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं जो कि रिपल्सिव नेचर का है, तो उन्हें तो न्यूक्लियस के अंदर होना ही नहीं चाहिए था और इस वजह से एक एटम कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? अब वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है ग्रेविटेशन जो है वो एक्ट कर रहा हो, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन जो होता है वो एटॉमिक स्केल पे काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। अगर हम तुलना करें और अगर हम देखें एटॉमिक स्केल पे इसे मेज़र करके ग्रेविटेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से, तो काफ़ी ज़्यादा वीक आता है। और इस के बारे में हमने एक अलग से वीडियो में चर्चा की है, जो कि ऊपर दिख रहे कार्ड पे आप क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। तो ये जो है ग्रेविटेशन भी हम इसका कारण नहीं मान सकते। हालांकि ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव नेचर का होता है लेकिन काफ़ी वीक होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को काउंटर करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसीलिए हमें एक तीसरा तरह का फोर्स जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है और इसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी
100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और यही वो फोर्स है जो कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन्हें वहाँ पे बाइंड करके रखता है, और सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं बल्कि न्यूट्रॉन्स को भी। तो ये जो फोर्स है दरअसल चार्ज इंडिपेंडेंट है, मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये हम मान सकते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच, सभी के बीच लगता है, चाहे वो 2 प्रोटॉन्स हो, चाहे 2 न्यूट्रॉन्स हो, चाहे एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन हो। तो यही होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसे हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे हाल के समय में इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी एक फंडामेंटल फोर्स जो है वो अब नहीं माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल के ही समय में ये डिस्कवर किया गया है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो एक फर्दर छोटे पार्टिकल से बने हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। तो क्वार्क्स जो होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो म्यूचुअल फोर्स है, यानी क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन जिसे कहते हैं, वो एक ज़्यादा फंडामेंटल फोर्स है, और वही जो है इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है एक डिराइव्ड फोर्स है, जो कि क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन की वजह से जनरेट होता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी आसपास फोर्सेस देखते हैं, चाहे वो मस्कुलर फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से जनरेट होते हैं। ठीक उसी तरह से ये क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन की वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो जन्म लेता है। चौथा और लास्ट फोर्स कहलाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये भी बिल्कुल न्यूक्लियर रेंज में, यानी 10⁻⁻15 मीटर्स के ही रेंज में एग्जिस्ट करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी दिखता है जब कोई पार्टिकल जो है वो डिके होता है। जैसे रेडियो एक्टिविटी के दौरान पार्टिकल्स का डिके होता है, जैसे अल्फा या बीटा डिके जो होता है किसी भी रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के दौरान। उदाहरण के लिए एक बीटा डिके के दौरान एक न्यूक्लियस एक न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल जो है एक इलेक्ट्रॉन के साथ इमिट करता है। तो इस दौरान जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो यही वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। हालांकि इसका नाम वीक है, लेकिन ये सभी के सभी 4 फोर्सेस में सबसे वीक नहीं होता है। ये बाकी 2 फोर्सेस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनके तुलना में काफ़ी वीक होता है। लेकिन अगर इसे भी हम ग्रेविटेशन से कंपेयर करें तो ग्रेविटेशन की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या कोई सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।